नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डायमंड एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल आपको इस कंप्यूटर सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में स्वागत करता हूं। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं मैं उनको बता दूं कि हमने डायमंड एकेडमी पर कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमने इस चैनल पर वेरियस टाइप की जो क्लासेस हैं, मैथ हो चाहे इंग्लिश हो और अन्य क्लासेस हैं, उसको भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट देख करके उन क्लासेस को भी जरूर देखिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा आज की क्लास का जो एजेंडा रहेगा कि हम इसमें कवर करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास क्रम को जानेंगे। इस सबसे पहले कंप्यूटर किस टाइप के होते थे, उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर किस किस लेवल पर बने, कौन कौन से कंप्यूटर बनते गए और जिसको होते हुए आज मॉडर्न डे कंप्यूटर तक आ गए। उसके बाद हम इसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, जो कंप्यूटर की अभी फिलहाल कौन सी जनरेशन चल गई है, इससे पहले कौन कौन सी जनरेशन हो गई हैं और उनमें क्या क्या यूज किया जाता था और मॉडर्न डे जनरेशन में क्या क्या यूज किया जाता है, ये देखेंगे। उसके बाद हम बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी कंप्यूटर का जो बेसिक संगठन है उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो कंप्यूटर जिसे हम माना जाता है उसको अबेकस को माना जाता है। बेसिकली ये एक यांत्रिक डिवाइस थी जिसको चीन ने बहुत 16वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में इसको बनाया था। उसके बाद ब्लेज पास्कल आए, इन्होंने अपने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर 1645 में बनाया जिसे पास्कलिन इन्होंने नाम दिया, उसको बनाया। और उसके बाद 1801 में फ्रांस में जोसेफ नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक जैकर्ड लूम की एक डिवाइस बनाई जो क्या कर सकती थी, कपड़े में अपने आप डिजाइन बना सकती थी और उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए इसको हम कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि डिफरेंस इंजन बनाया गया 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा, और जो कि बेसिक जो टेबल होती है जैसे 2, 4, 6, 8 इस टाइप की वो जनरेट करके दे देता था। तो इसको देखते हुए चार्ल्स बेबेज ने और ज़्यादा आविष्कार किया और ज़्यादा रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने 1842 में एक एनालिटिकल इंजन करके एक डिवाइस बनाई जो विश्व का पहला कंप्यूटर मानी जाती थी। ठीक है, अभी भी मानी जाती है, इसी को ही डिफरेंट एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। ये बेसिकली करता क्या था, जो पंच कार्ड है, एक मेमोरी बोलते हैं पंच कार्ड को, उसमें हम जो प्रोग्राम या निर्देश देते हैं उसके अनुसार वो जोड़ घटा गुणा भाग कर सकता था, इसलिए इसे हम पहला कंप्यूटर मानते हैं। उसके बाद 1890 में अमेरिका में जनगणना होनी थी, तो वहाँ के साइंटिस्टों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो जनगणना में उसके आंकड़ों को स्टोर कर सकती थी और उसको नाम दिया गया होल एर्थ का सेंसस टेबुलेटर। जी हाँ, बेसिकली सेंसस माने जनगणना और टेबुलेटर मतलब उसको जनगणना में टेबुलेटर करने के लिए, यानी कैलकुलेट या गणना करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका इस टाइप का नाम दिया गया होल एर्थ का सेंसस टेबुलेटर। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ये हमारे जो मॉडर्न डे कंप्यूटर हैं उनके जो पूर्ववर्ती रूप थे वो थे। फिर 1939 में ABC नाम का एक कंप्यूटर टाउनर शॉप और क्लिकफोर्ड ने बनाया। ये भी इनकी साइज काफ़ी बड़ी थी दोस्तों, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। उसके बाद आईकैन और मार्क 1 नाम का कंप्यूटर बनाया गया जिसे IBM नाम की कंपनी ने बनाया। आई एम श्योर दोस्तों आप लोग IBM का नाम तो जरूर जानते होंगे। इसको जो है 1944 में बनाया गया था और इसका दोस्तों एक आधिकारिक नाम भी था, ऑफिशियल नाम, जिसका नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। उसके बाद 1946 में एनीवेक नाम का एक कंप्यूटर बनाया गया जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बोलते हैं, जिसे JP एकर्ट और जॉन मूसली द्वारा डेवलप किया गया था। दोस्तों अगर आपको आवाज़ थोड़ा स्पीड में या स्लो लग रही है तो अकॉर्डिंगली आप उसकी वीडियो की स्पीड को सेटिंग में जाकर के चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्लो लग रही है तो 1.5x कर लीजिए या 2x कर लीजिए, और अगर आपको बहुत तेज लग रही है तो 0.75 पे आप भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, उस हिसाब से आपको हो जाता है। इसके बाद दोस्तों 1946 से लेकर के 1952 में एक एडवेक नाम का एक कंप्यूटर बनाया गया जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का ऐसा पहला कंप्यूटर था जिस पर कोई प्रोग्राम रन कर सकते थे हम, और इसको बनाने वाले थे वॉन न्यूमैन। जी हाँ, इसको बनाने वाले वॉन न्यूमैन थे, इनको थोड़ा सा याद कर लेना। और ये वाला फैक्ट भी आप मत भूलना, ये विश्व का पहला कंप्यूटर था जिस पर प्रोग्राम रन कर सकते थे। उसका नाम था एडवेक, जो कि 1946 से लेकर के 52 में बनाया गया था। उसके बाद जो है यूनिवेक नाम का कंप्यूटर आया जिसे 1954 में बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और एक ऐसा यह कंप्यूटर था जिसका कमर्शियल यूज होने लगा था। जी हाँ, ये पहला कंप्यूटर था जिसका अभी तक जो कंप्यूटर दोस्तों मैंने आपको बताया है ना, ये कंप्यूटर जो है साइंटिस्ट या जो साइंटिस्ट हैं या जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं उनके द्वारा
बनाए गए और उपयोग किए गए। अब जो कंप्यूटर, जो यूनिवैक नाम का ये कंप्यूटर है ना, इसका पहली बार जो कॉमन बिजनेसमैन है उनके द्वारा इसका उपयोग करने लगे, तो इसको पहला कमर्शियल कंप्यूटर माना जाता है। दोस्तों अभी तक जो कंप्यूटर बने थे इनमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो यूज हो ही रहा था, तो उसी क्रम में हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही देख लेते हैं। जैसे फॉरट्रैन नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जिसको 1957 में जॉन बेकर्स नाम के एक वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया था। उसके बाद आईसी, जी हाँ, ये थर्ड जनरेशन में दोस्तों यूज हुई थी। आईसी एक इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बेसिकली एक प्रोसेसर है जो कि किसी भी जो हम अपनी कमांड देते हैं कंप्यूटर में, उसको प्रोसेस करने के काम आता है, ठीक है। और ये जो है 1958 में बनाया गया था जैक किल्बी के द्वारा। दोस्तों ये प्रोसेसर नाम की जो तकनीक हमने डेवलप की ना, ये प्रोसेसर, इससे कंप्यूटर की स्पीड में बहुत ज़्यादा कई टाइम स्पीड बढ़ गई, परिवर्तन आया, जिसके कारण जो हमारे मॉडर्न डे कंप्यूटर है ना, इनके विकास में हमको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था। उसके बाद कोबोल नाम की एक फिर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है 1960 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर के द्वारा, ठीक है। इसका कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म भी है दोस्तों, इसको आप याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बेसिक नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाई जाती है, इसके निर्माण करता है जॉन कमानी, ठीक है। दोस्तों इनके आपको ईयर याद हो या ना हो, लेकिन इनके थोड़ा निर्माण करता जो है ना, इनको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये अधिकतर वनडे एग्जाम में इसको जरूर पूछ लेते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको। फिर दोस्तों एक लोगो नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई, जिसको जो बच्चे हैं ना, जैसे कॉलेज वाले या फिर कॉलेज वाले, स्कूल वाले, 12th है 11th वाले, उनको ग्राफिक्स सिखाने के लिए ये लोगो नाम की जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया। उसके बाद जो हमने अभी आईसी देखी थी ना, आईसी में इंटेल नाम की एक संस्था दोस्तों, एक कंपनी है, उसने इंटेल 4004 नाम का एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया। जो माइक्रो प्रोसेसर हमें जो अभी हमारे मॉडर्न डे लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज होते हैं ना, वो माइक्रो प्रोसेसर ही होने लगे हैं अब। इसको 1970 में बनाया गया, और उसके बाद 1977 में एप्पल 2 नाम का एक प्रोसेसर का निर्माण किया गया। ये भी माइक्रो प्रोसेसर था, जिसको एप्पल ने और इंटेल ने मिलकर के बनाया था, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों हमने कंप्यूटर का विकास क्रम पढ़ लिया है। अब जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना, इनके जनक हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को माना जाता है। ये बहुत याद रखना है। हमने अभी बताया था लास्ट लेक्चर में आपको कि कंप्यूटर का जनक किसके माना जाता है, तो वो थे चार्ल्स बेबेज, और पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो वो है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। तो ये हमारा था अभी कंप्यूटर का विकास क्रम। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन, जिसमें सबसे पहली आती है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे, उसको हम प्रोसेसर, लैंग्वेज, मेमोरी और अन्य कुछ टेक्निक होती हैं, उसके बेसिस पर जो है ये बता पाते थे कि ये कोई कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का है कि सेकंड जनरेशन के, कि थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। इसमें जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोसेसर होते थे, उसको प्रोसेसर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। अब वैक्यूम ट्यूब दोस्तों, जैसे आपने वो सूर्य का बल्ब आता था ना, वो देखा होगा, उसमें एक ऐसा इस टाइप का एक फिलामेंट लगा रहता था, इसी प्रकार के वैक्यूम ट्यूब होते थे। और दोस्तों इनका साइज बहुत बड़ा होता था, और ये बहुत जल्दी एक तो बहुत हीट जनरेट करते थे, और उसके बाद बहुत जल्दी इसलिए नष्ट हो जाते थे, ठीक है। तो इनको, ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे, इनको बहुत ज़्यादा हाईली मेंटेनेंस और इसको हीट को ऑब्जर्व करने के लिए हमको जो है एसी वगैरह का यूज करना पड़ता था। उसके अलावा दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे, उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था, जिसमें मशीन लैंग्वेज, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, मशीन लैंग्वेज जो होती है 101, यानी कि बाइनरी जो लैंग्वेज होती है 0-1 के रूप में, उसका यूज करते थे। इस समय तक दोस्तों किसी भी प्रकार का ट्रांसलेटर नाम का चीज़ नहीं होता था। तो जो हमारे साइंटिस्ट होते थे या मैथमेटिशियन होते थे, उनको, या प्रोग्रामर होते थे, उनको डायरेक्ट जो अपना प्रोग्राम होता था उसको 0-1 के रूप में ही कंप्यूटर में इंसर्ट करना पड़ता था। तो ये फर्स्ट जनरेशन की कुछ, एक तो ये बेनिफिट भी थे और कुछ कमियां भी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता था 0-1 के रूप में किसी प्रोग्राम को डायरेक्ट ही कंप्यूटर में देना। उसके अलावा दोस्तों जो मेमोरी होती थी, इसमें मैग्नेटिक टेप के रूप में यूज की जाती थी, मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड। मैग्नेटिक टेप दोस्तों, जो आपने पुराने टेप रिकॉर्डर अगर देखे हो तो वो कैसेट के रूप में कुछ इस तरीके के आते थे, जिसमें इस तरीके के दो सर्कल होते थे, और इन सर्कल के बीच में एक टेप टाइप की एक मेमोरी घुमा करती थी, जो आपने कैसेट जिसे हम बोलते थे उस समय, तो उसको यूज एज मेमोरी करते थे। और एक पंच कार्ड थोड़ा डेवलप हुए, तो थोड़ा नेक्स्ट जैसे 45 से लेकर के 55 तक हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, तो बीच में 50 के बाद जो है हमने पंच कार्ड का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। अब दोस्तों इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कुछ कंप्यूटर बनाए गए थे, जैसे यूनिवैक है, मार्क 1 है, जैसे हम बता चुके हैं पहले आपको, एडवैक है और एनियाक है। तो आपको ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना है। और यहाँ पे ये लैंग्वेज और वैक्यूम ट्यूब, प्रोसेसर कौन सा यूज होता था, लैंग्वेज कौन सी, ये बेसिकली कुछ हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की टेक्निक और थी। अब हम दोस्तों देखते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर।
सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में अब क्या होगा दोस्तों, जो फर्स्ट जनरेशन की कमियां थी उसको दूर करने के लिए, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि जो हमारे जो वैक्यूम ट्यूब थे वो बल्ब के आकार के होते थे, जो सूर्य का बल्ब आता था, आपने 10 रुपये वाला आपने देखा हो, तो मैं जैसे बता चुका हूँ कि वो जल्दी नष्ट हो जाता था, खराब हो जाता था। तो उसको लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ट्रांजिस्टर डेवलप किया। जी हाँ, ट्रांजिस्टर क्या होता था कि एक तो ये उसके बल्ब की साइज में छोटा था, और उसके अलावा जो है दोस्तों ये नष्ट नहीं होता था जल्दी, है ना, और इसकी प्रोसेसिंग पावर जो थी वो जो वैक्यूम ट्यूब थी उससे ज़्यादा थी। इसको 1947 में, माफ करना, विलियम शॉकली के द्वारा डेवलप किया गया था। अब दोस्तों लैंग्वेज की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे तो वहाँ पे आपने देखा होगा असेंबली लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते थे। यहाँ पे दोस्तों असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या होती है तो आपको बता दूं, पहले जनरेशन की जो लैंग्वेज होती थी वो 0 1 और इस तरीके से यूज होती, 1 1 0 इस तरीके से होती थी। अभी जो हमने इसको कम करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, कीवर्ड बना लिए। कीवर्ड यानी कि जैसे ऐड हो गया तो ऐड का कुछ होता होगा कि यानी कि 1 1 0 जैसे ऐड का हम बोलते हैं, तो अगर आप ऐड लिख दोगे ना तो ऐड का मतलब वो ट्रांसलेटर एक बना दिया जो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था ऐड को 1 1 0 में। यानी कि बेसिकली होने क्या लगा था दोस्तों, एक हमने ट्रांसलेटर बना लिया जो हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती थी। तो जो प्रोग्रामर होता था वो अपना कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखता था, यानी कि जैसे उसको अगर ऐड करना है किसी प्रोग्राम को तो ADD लिख देता था और वो ऑटोमेटिकली 0 1 में कन्वर्ट हो जाती थी। इसी तरीके से जैसे सब्सट्रैक्शन है, घटाना है, तो वो SUBB लिख देता था और वो ऑटोमेटिकली उसको बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 1 में कन्वर्ट कर देता था। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया साइंटिस्टों ने, इसके लिए एक ट्रांसलेटर का उपयोग किया गया। ठीक है, अब मेमोरी लेवल पर दोस्तों अभी तक कुछ बदलाव नहीं आया। इस समय भी मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का उपयोग किया जाता रहा। हाँ, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर होता था जिसमें, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी कोबोल। कोबोल का जो है सेकंड जनरेशन में हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। अब इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कुछ कंप्यूटर बनाए थे, जैसे IBM ने अपना IBM 70 नाम का एक कंप्यूटर बनाया। ठीक है, वो फर्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर माना जाता है। और IBM 1600 ये भी IBM का ही था और ये भी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर ही माना जाता है। तो ये कुछ सेकंड जनरेशन से रिलेटेड टेक थी और एग्जाम्पल थे। इसको आप अगर ये बेसिकली इन दो को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये अभी लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुआ था SSC का उसमें पूछा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन के ऊपर। थर्ड जनरेशन में दोस्तों बेसिकली प्रोसेसर के रूप में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का ही उपयोग हो रहा था, लेकिन इसमें जो है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हो गया था। मतलब कि बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर है ना वो इसमें यूज होने लगे थे, है ना। उसके बाद लैंग्वेज की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जा रहा था। हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों इसमें क्या होती है, जैसे जिसमें हमको ट्रांसलेटर जो है अपन इंग्लिश कोई शब्द को जैसे इंग्लिश में लिखते हैं उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। इसमें कंपाइलर का यूज भी होता था, ट्रांसलेटर जैसे हम कंपाइलर का उपयोग होता था, जैसे हम ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, हालांकि इसको कंपाइलर बोला जाता था। और इसमें जो लैंग्वेज होती थी वो बेसिक जो मैंने बताई है और पास्कल जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर के शुरुआत में, ये दो लैंग्वेज का यूज किया जाता था हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर होते थे। और यहाँ पे जो है दोस्तों मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड ही थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एज अ मेमोरी यूज होते थे। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक और पास्कल। अब दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा सा आपको बता दूं कि होती क्या है। जब जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि अपन जो कोड है ना उसको इंग्लिश में लिखेंगे और उसके बाद वो कोड जाएगा कंपाइलर के पास। कंपाइलर उस कोड को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि मशीन लैंग्वेज में बाइनरी कोड में यानी कि 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमको ऐड करना है तो ऐड के लिए पहले हमने क्या, जो इससे पहले वाले जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें ऐड के लिए हम क्या करते थे, ADD लिख देते थे, तो वो जा करके उसको कन्वर्ट कर देता था, उसका जो ट्रांसलेटर था कंपाइलर वो कन्वर्ट कर देता था उसको बाइनरी लैंग्वेज में। अब हमको ये करने की जरूरत नहीं होती है। अब डायरेक्ट हम क्या है कि अपना जो कोड हम इंग्लिश में लिख सकते हैं या किसी अन्य लैंग्वेज में जो हम लिख सकते हैं, और उसके बाद वो कोड जाएगा किसमें, कंपाइलर में। कंपाइलर उस कोड को कर देगा मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर को पढ़ सकता है। ठीक है, इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं, उसके उदाहरण है जैसे IBM 360, उसके बाद LCL 1900। ये जो कंप्यूटर होते थे दोस्तों ये थर्ड जनरेशन पर बेस्ड थे इस वाली टेक्नोलॉजी पर। इसके बाद दोस्तों आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसमें भी IC का यूज होता था। अब दोस्तों आपको हर जनरेशन जो आएगी ना उसमें IC जरूर मिलेगी, लेकिन जो उसका दोस्तों टेक्नोलॉजी है ना उसमें ट्रांजिस्टर बहुत ज्यादा इंटीग्रेट होने लगेंगे। जिसमें हम ना फोर्थ जनरेशन में जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग होने लगा था।
जिससे दोस्तों प्रोसेसिंग पावर है ना जो कंप्यूटर की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। और यहाँ पे जो लैंग्वेज होती थी वो हाई लेवल लैंग्वेज होती थी, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी वो सी आ गई थी, C++ आ गई थी, ठीक है। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर बने वो जैसे IBM 4341 हो गया, DEC 10 हो गया, ये फोर्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर थे। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ टेक्निक होती हैं, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आपको जरूर याद रखना है। और इसके बाद दोस्तों आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1989 के बाद ही आते माने जाते हैं। उनमें क्या था कि प्रोसेसर बहुत पावरफुल हो गए थे, उनमें इंटीग्रेशन जो है आईसी जो है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल पर इंटीग्रेशन हो गया था ट्रांजिस्टर का, जिसके कारण उनकी प्रोसेसिंग पावर जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अलावा कंपेरिजन में कई टाइम बढ़ गई थी, है ना। और इसमें जो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हमने सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन से देखी थी, उसी से चली आ रही है ना। इसमें मेमोरी में भी बदलाव आ गया था दोस्तों। अब यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे बोलते हैं, उसका यूज होने लगा था, जिसके कारण जो कंप्यूटर है ना बहुत स्पीड हो गई थी, उन्हें बहुत स्पीड आ गई थी। और उसके अलावा हम जो है बहुत सारा डेटा भी स्टोर कर सकते थे, क्योंकि इसकी मेमोरी कैपेसिटी भी बढ़ गई थी, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर जो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो है ना, उनको C है, C++ है, पाइथन है, इन सबको फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में एक नया बदलाव आया। अभी तक जो कंप्यूटर में कोड होते थे वो बटनों के थ्रू लगाए जाते थे, है ना। और GUI नहीं था, सिर्फ उसमें लिख के आता था, ऐसा किसी प्रकार का GUI जैसे मतलब विजुअल्स दिख सकते, जैसे अभी जो हमारे विजुअल्स है ना, वो पहले क्या था दोस्तों, जैसे लिनक्स है ना, लिनक्स ये इस टाइप का आता था। लिनक्स में कमांड लिखते थे, कमांड के बाद अपन को आंसर आता था। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आए ना, उसमें GUI आ गया। GUI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका यूज होने लगा। उसके बाद हमारी स्क्रीन में कर्सर आ गया, है ना, कर्सर का यूज होने लगा, जिसके बाद हमने क्लिक करके हम आंसर को जनरेट कर सकते थे, कमांड दे सकते थे। लेकिन इससे पहले जो कंप्यूटर होते थे उनमें ऐसा नहीं होता था, उसमें आपको एक कमांड लिखनी पड़ती थी। उसके अलावा AI भी जो है दोस्तों, ये इसको या तो फिफ्थ जनरेशन कह सकते हैं या सिक्स्थ जनरेशन, क्योंकि अभी AI बस इंक्लूड हुआ है और कोई नया टेक्निक में बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको फिफ्थ जनरेशन में ही कहते हैं। लेकिन ये 5.5 जनरेशन कही जा सकती है, क्योंकि ये AI का यूज होने लगा था। अब इसके एग्जांपल तो आपको पता ही है, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, और आपका मोबाइल हो भी हम इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कंप्यूटर की जनरेशन हमने पढ़ा। अगर आपको दोस्तों इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, है ना। अब हम दोस्तों चलते हैं लेक्चर के अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जहां कंप्यूटर का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, इसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले होता है इसमें इनपुट यूनिट, उसके बाद स्टोरेज यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसे आप CPU आपने सुना ही होगा, उसके नाम से जानते हैं, ये यूनिट होती है। और उसके बाद होती है आउटपुट यूनिट। नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ। इस डायग्राम से हम आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे उस चीज़ को। जैसे प्रोग्राम है कोई, या कोई डेटा है, जब हम उस प्रोग्राम और डेटा को कंप्यूटर में देते हैं तो ये इनपुट यूनिट में जाता है। सबसे पहले इनपुट यूनिट में जाने के बाद ये डिवाइस में जाता है स्टोर होने के लिए, स्टोर होता है। उसके बाद ये जाता है कंट्रोल यूनिट के पास। अगर कंट्रोल यूनिट में आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी है, जैसे सपोज करिए आप PPT खोल रहे हैं, तो पहले वो स्टोर होगी आपके कंप्यूटर में, है ना। कंप्यूटर में स्टोर होने के बाद प्रोसेस आएगी कहाँ पे, कंट्रोल यूनिट के पास, जो कि CPU का ही भाग है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट के बाद आएगी, कंट्रोल यूनिट देखेगी हाँ इसको क्या करना है, PPT खोलना है। तो PPT खोलना है तो कोई लॉजिक का काम है, हाँ है, ठीक है कि नहीं है, ये डिसाइड करेगा कौन, हमारी कंट्रोल यूनिट। इसे शॉर्ट फॉर्म में CU भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसको कंट्रोल यूनिट ज़्यादा अच्छा रहेगा कहना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि ये हाँ, अगर PDF खोलना है, कोई लॉजिक लगाना हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन करना हो गया, ये तो नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट वो भेज देगा, यहाँ पे जाएगा सेकंड यूनिट में, सेकंड यूनिट से आएगा कमांड प्राइमरी मेमोरी में, और वहाँ से जा करके आपको रिजल्ट दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा जो कमांड है ना, वो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन तक नहीं आ रही है, ठीक है। अगर वहीं आपने कोई प्रोग्राम दिया कि A+B करिए, तब यहाँ पे क्या होना है, एडिशन, एडिशन यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन। उसके बाद क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जो हमारी इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट के बाद प्रोग्राम कहाँ आएगा, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, उसको देखेगी कि हाँ भाई यहाँ पे एडिशन होना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन होना है, तो वो क्या करेगी, आपके जो प्रोग्राम है उसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज देगी, और ये क्या करेगा, उसको एडिशन करेगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट कहाँ आएगा, आउटपुट यूनिट में। आउटपुट यूनिट यानी कि जो आपको मॉनिटर में दिखेगा, वो आपका रिजल्ट दिखाई देगा। तो वो रिजल्ट को आप क्या बोलेंगे, आउटपुट, यानी कि इंफॉर्मेशन या रिजल्ट। बेसिकली दोस्तों ये होता क्या है कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम, कोई भी कमांड आप देते हैं, वो 3 स्टेज से होकर गुजरता है।
सबसे पहले इनपुट यूनिट, उसके बाद सीपीयू में आएगा तो सीपीयू में जाएगा कंट्रोल यूनिट, है ना। और अगर कंप्यूटर में सेव होना है तो उसको सेव करेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, अगर परमानेंटली सेव करना है, अगर कुछ समय के लिए करना है तो वो प्राइमरी स्टोरेज में आएगा, और उसके बाद जाएगा वो आउटपुट यूनिट में एज अ रिजल्ट, और वो रिजल्ट आपको या तो प्रिंट के रूप में या फिर किसी मॉनिटर में दिखा दिया जाएगा। तो ये था बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा अगर आपको डाउट होता है तो या तो कमेंट सेक्शन में ही बता दूं या फिर एक शॉर्ट वीडियो ला करके आपको उसका डाउट को खत्म करूंगा आपके। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं, आप मैं एक बार फिर बता दूं तो, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी तो हमने ये शुरुआत की है दोस्तों, अभी तो हमें और आगे जाना है और अच्छे वीडियो आपको लेकर के आते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। थैंक यू सो मच।